RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB केमिस्ट्री वीडियोस में। हेलो एल्केन चैप्टर के पाठ्य नीति प्रश्नों में पहले 6 प्रश्न हम आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं, वे आपने समझ लिए हैं। आइए आज हम लेकर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10.7 जो कि पाठ्य नीति प्रश्नों में से है। तो आइए एक बार इसको देख लेते हैं किस प्रश्न में क्या दिया गया है। पाठ्य नीति प्रश्न 10.7 में कहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से आप कौन से एल्किल हैलाइड द्वारा SN2 क्रियाविधि से अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करने की अपेक्षा रखते हैं। अपने उत्तर को समझाइए। और इसमें यहाँ पर आपको ये 3 युग्म दिए गए हैं यौगिकों के, तो चलिए किस प्रकार से इनकी पहचान की जा सकती है वो देख लेते हैं। इस प्रश्न में आपको यौगिकों के ये 3 युग्म पेयर दिए हुए हैं और पूछा है कि इनमें से कौन सा SN2 अभिक्रिया तेजी से देता है। भाई SN2 अभिक्रिया क्या होती है, आप लोग को ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया थ्योरी में विस्तार पूर्वक समझाई गई है। 2 प्रकार की होती है SN1 और SN2। ये 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें इनकी क्रियाशीलता का क्रम का कारण भी और विस्तार पूर्वक से इसकी व्याख्या भी की गई है कि इनका क्या क्रम होता है। जैसे कि अगर हम SN2 अभिक्रिया की बात करें तो SN2 अभिक्रिया में सबसे पहले प्राइमरी जो प्राथमिक एल्किल हैलाइड होता है वो सबसे तेजी से क्रिया करता है, द्वितीयक उससे कम और तृतीयक की क्रियाशीलता सबसे कम होती है SN2 के रूप में, यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देने के रूप में। अब यहाँ पर इसका कारण मैं बहुत हल्के से बता रहा हूँ, बाकी विस्तार पूर्वक तो आप जो थ्योरी की वीडियो है वहां से समझ सकते हैं। इसका कारण था स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट, यानी त्रिविम विन्यास जो प्रभाव होता है, यानी त्रिविम बाधा जो प्रभाव होता है उसके कारण ये क्रम होता है। यानी किसी कार्बन परमाणु से जिस पर आपका हैलोजन जुड़ा हुआ है, जब उसको प्रतिस्थापित करते हैं, विस्थापित करते हैं, तो उस कार्बन से जुड़े हुए समूह के आधार पर देखा जाता है कि जो आपका अटैकिंग एजेंट है, आक्रमणकारी अभिकर्मक, क्या वो आसानी से उसके साथ अभिक्रिया कर सकता है, उसको प्रतिस्थापित कर सकता है। तो यहाँ पहले खंड में अगर देखें तो पहले खंड में आपका ये जो यौगिक है ब्रोमो ब्यूटेन, ये एक प्राथमिक कार्बन के साथ आपका ब्रोमीन जुड़ा हुआ है 1 डिग्री के साथ, जबकि यहाँ पर अगर देखें तो ये आपका एक द्वितीयक कार्बन है। तो जैसा कि अभी आपको क्रम बताया गया है कि द्वितीयक जो कार्बन होता है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, उसकी क्रियाशीलता कम होती है, तो यहाँ पर ये चिन्ह लगा दिया जाएगा, द्वितीयक की क्रियाशीलता कम हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इस सेकंड क्वेश्चन में लेकर चले तो यहाँ पर ये आपका द्वितीय कार्बन के साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और यहाँ ये आपका तृतीय कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका त्रिविम बाधा प्रभाव जो होता है वो अधिक होगा इस द्वितीय के मुकाबले, द्वितीय के मुकाबले। तो कह सकते हैं यहाँ पर SN2 का क्रम ये होगा। अगर इसी क्वेश्चन को SN1 के बारे में पूछा जाए तो ये इसका व्युत्क्रम हो सकता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लिया जा सकता है। अब बात आती है तीसरे कार्बन की, तीसरे यौगिक की, जिसमें यहाँ CH2 के साथ Br जुड़ा हुआ है, यहाँ भी CH2 के साथ Br जुड़ा हुआ है, यानी ये भी आपका प्राथमिक कार्बन है, ये भी आपका प्राथमिक कार्बन है। तो इन दोनों में से हम किस प्रकार से पहचान करेंगे कि किसका त्रिविमीय बाधा प्रभाव अधिक होगा और किसका कम होगा। इस प्रश्न की व्याख्या वैसे तो हमने आपको थ्योरी में दी थी, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जिस कार्बन से आपका हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है उससे दूरी पर भी जुड़े हुए इस साकृत समूह की दूरी पर भी निर्भर करता है, जो क्रियाशीलता का प्रभाव है, क्रियाशीलता का क्रम है। इस साकृत समूह या ब्रांच चेन की दूरी इस कार्बन से जितनी अधिक होगी वह उतना ही अधिक क्रियाशील हो सकता है। दूरी कम होने पर जो त्रिविम बाधा प्रभाव है वो अधिक प्रभावी हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों कार्बन देखिए आपके प्राइमरी हैं, दोनों पर समान समूह ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ इस प्राथमिक कार्बन से दूसरे कार्बन पर ये CH3 समूह जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ जस्ट अगले कार्बन पर ही, तो यहाँ पर दूरी कम होने पर जो त्रिविम प्रभाव है, बाधा प्रभाव, वो यहाँ अधिक होगा और यहाँ इस यौगिक में
कम होगा। तो सीधे से रूप में जिसमें त्रिविम बाधा प्रभाव कम होगा वह SN2 के प्रति अधिक क्रियाशील हो जाता है। तो यहाँ पर इन यौगिकों का क्रम ये होगा। देखिए यहाँ इसमें 3 पार्ट और दिए थे। मैं आपको कहना चाहूंगा कि प्रत्येक यौगिकों का आप IUPAC नाम भी लिखकर जरूर देख लें, ताकि आपका एक ये जो नाम लिखने का, नामकरण करने का तरीका है वो भी आपका प्रभावी हो जाए, स्थायी हो जाए। तो आइए अब इसके पश्चात देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10.8 में भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही दिया गया है कि कहा है हैलोजन यौगिकों के निम्नलिखित युगलों में से कौन सा यौगिक तीव्रता से SN1 अभिक्रिया करेगा। पहले क्वेश्चन में SN2 था, इसमें SN1 दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में आपको SN2 के बारे में पूछा गया था, उसी प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा गया है SN1 रिएक्शन के बारे में, SN1 अभिक्रियाओं के बारे में। अब इसका अगर हम क्रम देखते हैं तो इसका क्रम होता है प्राथमिक सबसे कम, द्वितीयक उससे ज्यादा और तृतीयक सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, जिसका कारण आपको बताया गया था कि जो बने हुए कार्बोकैटायन हैं, कार्बोनियम आयन हैं, धनायन जो बनते हैं, उनके स्थायित्व के क्रम के अनुसार ही ये SN1 का क्रम होता है। अब इसमें भी आपके 2 खंड दिए गए हैं। जैसे पहले खंड में दिया हुआ है इस प्रकार की एक संरचना बनाकर वहां पर Cl लगा दिया, और दूसरे में दिया हुआ है आपको कुछ इस प्रकार से Cl। तो यहाँ आप लोगों को इसकी व्याख्या जो करनी है वो लिखनी भी होगी। तो पहले इसका आंसर लिखेंगे कि चूंकि SN1 अभिक्रिया के लिए क्रियात्मकता का क्रम इस रूप में होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री रूप में होता है, अतः इन यौगिकों में A व B 2 समावयवी आपको दिए हुए हैं। इन यौगिकों में प्रथम समावयवी एक तृतीयक कार्बोनियम आयन का निर्माण करेगा, जबकि द्वितीय समावयवी द्वितीयक कार्बोनियम आयन का निर्माण करता है, जिस कारण हम कह सकते हैं प्राथमिक समावयवी द्वितीयक समावयवी की तुलना में SN1 अभिक्रिया के लिए अधिक क्रियाशील होगा। इस प्रकार से आप ये व्याख्या भी इसके बारे में लिख सकते हैं। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट में भी आपको कुछ इसी प्रकार का दिया है। इसमें आपको दिया गया है इस प्रकार से एक कंपाउंड दिया है और दूसरा कंपाउंड दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर ये Cl। तो इसका भी क्रम आप सेम इसी आधार पर निश्चित कर सकते हो, इसकी व्याख्या कर सकते हो कि जो यौगिक A है और यौगिक B है, इसके बारे में आप जब लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे कि समावयवी A में क्लोरीन परमाणु एक प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है, जबकि समावयवी B में क्लोरीन परमाणु द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि द्वितीयक कार्बन परमाणु पर त्रिविम बाधा प्रभाव अधिक स्थायी होता है, या कह सकते हैं कि द्वितीयक कार्बोनियम आयन प्राथमिक कार्बोनियम आयन की तुलना में अधिक स्थायी होता है। इसी कारण समावयवी A की तुलना में SN1 अभिक्रिया को अधिक प्रबलता से दे देता है। अर्थात कह सकते हैं कि समावयवी भी S1 अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होगा, आसानी से SN1 अभिक्रिया को दे देगा। तो इस क्वेश्चन में आपके ये थे 7वें और 8वें क्वेश्चन में दोनों में SN1 और SN2 अभिक्रियाओं के बारे में पूछा गया था। उम्मीद करते हैं कि आपको इन दोनों का प्रभाव, दोनों का जो क्रम है वो समझ में आ गया होगा। और अधिक इसकी व्याख्या के लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने इन त्रिविम बाधा प्रभाव की भी व्याख्या स्पष्ट रूप से की हुई है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 10.9 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन 10.9 में निम्नलिखित में A, B, C, D, E, R तथा R' को पहचानिए। यहाँ पर आपको अनेकों समीकरणें दी गई हैं जो कि अपूर्ण है, और इनमें इन अज्ञात यौगिकों को आपको बताना है, पहचानना है। यानी एक तरीके से और कह सकते हैं कि इन अभिक्रियाओं को पूरा करना है। तो आइए देखते हैं इन अभिक्रियाओं को किस प्रकार से पूर्ण किया जा सकता है। 9वें प्रश्न में आपको कुछ अधूरी अभिक्रियाएं दी हुई हैं और कहा है कि इन अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए, या इनमें जो अज्ञात पदार्थ A, B, C, D आदि हैं उनको ज्ञात कीजिए, उनका निर्धारण कीजिए। तो इसमें सबसे पहली जो अभिक्रिया दी हुई है उसमें जिसकी Mg के साथ अभिक्रिया कराकर A और B दिया गया है, ये आपको ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए, मैं एक जनरल इक्वेशन जो आपको थ्योरी में पढ़ाई थी उसको लिख रहा हूँ। पहले जब भी हम एल्किल हैलाइड की क्रिया Mg के साथ करते हैं ईथर की उपस्थिति में, तो हमारा RMgX यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बन जाता है।
उसके पश्चात जब इस RMgX की अभिक्रिया H2O के साथ कराई जाती है तो यहाँ पर ये MgXOH अलग निकल जाता है और RH यानी एल्केन हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ भी इसी क्रम में देखिए R की जगह आपको ये साइक्लोब्यूटिल जो है साइक्लोहेक्सिल समूह आपको दिया है, साइक्लोहेक्सिल के साथ Mg की रिएक्शन कराई गई तो साइक्लोहेक्सिल ब्रोमाइड यानी ये कंपाउंड बना देगा C6H11 और Br के साथ जब हम Mg की रिएक्शन करेंगे तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बन जाएगा। ये सेम टू सेम स्ट्रक्चर Mg और Br ये बन जाएगा। फिर जब हम इसके साथ जल की अभिक्रिया करते हैं HOH की तो यहाँ पर ये MgBrOH अलग और साइक्लोहेक्सेन आपका अलग से बन जाता है और यहाँ पर यह आ जाएगा प्लस MgOHBr। तो इस प्रकार से आप इस पहली अभिक्रिया में यहाँ पर ये तो हुआ आपका A यौगिक ये पूरा और यहाँ पर ये यौगिक जो हुआ ये आपका अज्ञात B यौगिक है। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सिल। तो पहला पार्ट तो ये कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड खंड में भी आपकी कुछ उसी प्रकार की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक वाली ये अभिक्रिया दी है, लेकिन यहाँ पर आपको ये R ज्ञात करना है कि R कौन सा समूह है, R की पहचान करनी है, जबकि अंतिम उत्पाद CH3CHCH3। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया था जब हम RX के साथ Mg की रिएक्शन करेंगे तो हमारा RMgX बन जाता है और फिर इसके साथ HOH की रिएक्शन करने पर हमें RH प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये R के स्थान पर H के स्थान पर तो D और बाकी R के स्थान पर ये समूह है। तो यहाँ आप इसको DOD यानी कि भारी जल की अभिक्रिया कराई गई तो हाइड्रोजन के स्थान पर तो आ गया ड्यूटेरियम और बाकी ये समूह R के स्थान पर ही आएगा। अब RH तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं CH3 CH3 और यहाँ पर आपका ये D H के स्थान पर D। तो जो ये आइसोप्रोपिल समूह है ये आपका R के स्थान पर आएगा। अब यहाँ देख लीजिए R के स्थान पर लिख दीजिए CH3 CHBr और CH3 जिसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। इस प्रकार से आप इस कंपाउंड का नाम देख सकते हैं, कंपाउंड की पहचान कर सकते हैं। R समूह कौन सा है, आइसो समूह आपका R के स्थान पर आया है आइसोप्रोपिल। अब यहाँ जो ये आपका अज्ञात यौगिक C है इसके स्थान पर जैसे ही हम Mg की अभिक्रिया कराते हैं तो ये बन जाएगा CH3 CH3 और Mg और Br। अब एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ चेक कर लेना कि आपकी कार्बन की संयोजकताएं पूरी है क्या, 1 2 3 और 4 कंप्लीट हैं। इसमें भी आपकी सेम समूह लगा हुआ है। यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन छोड़ दिया गया था तो अब उसको भी लिखा जा सकता है। तो आइसोप्रोपिल समूह इस R के स्थान पर आएगा और आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इस C के स्थान पर आ जाएगा। एक तीसरा पार्ट और है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको R डैश D और E का निर्धारण करना है कि R डैश क्या है, D क्या है और E क्या है, इनकी पहचान करनी है। तो देखिए पहले हम थोड़ा सा विपरीत दिशा में अगर लेकर चलें तो आपको एक वुड्स अभिक्रिया बताई थी कि अगर RX की अभिक्रिया हम सोडियम के साथ करा दें तो ये R के दो समूह R और R आपस में मिलकर एल्केन का निर्माण कर देते हैं और NaX अलग निकल जाता है। यानी यहाँ पर जो R दो बार आए हैं उसको केवल एक बार लेने से हमारा ये हेलोजन कंपाउंड बन जाएगा। तो यहाँ देखिए अगर हम इसको डिवीजन इस प्रकार से डिवाइड कर दें तो दोनों ओर हमारे जो ब्यूटिल नियो ब्यूटिल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको हम देख सकते हैं R के स्थान पर आएगा। अब यहाँ R डैश के स्थान पर अगर हम रख दें CH3 और CH3 और X लिख दें तो ये हमारा होगा हैलाइड, नियो ब्यूटिल हैलाइड के रूप में आपका ये कंपाउंड आ जाएगा। इसके साथ जब हम Mg की रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से ये X हटकर इसके स्थान पर आ जाएगा Mg और X इस प्रकार से। फिर जब यहाँ से हम ये D के साथ H2O की अभिक्रिया कराते हैं ये कंपाउंड हो गया हमारा D, यानी ये हो जाएगा नियो ब्यूटिल मैग्नीशियम हैलाइड। अब इसके पश्चात ये MgX हटके जब जल अपघटन करेंगे तो यहाँ पर आपका H हाइड्रोजन आ जाएगा जिसको हम लिख सकते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका नाम कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है।
तो आपको उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आज हमारे जो पाठ्यनीति प्रश्न है वे भी समाप्त हो गए हैं। अब से अगली वीडियो में हम आपके लिए इसी चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों को सोल्व करके दिखाएंगे। उससे पहले आप अपने प्रश्नों को करके देख सकते हैं, ताकि जब हम अपनी वीडियो अपलोड करें तो आपसे मैच करके देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चंस में आपने जो जवाब दिया है या एक्सप्लेनेशन किया है वो अच्छे प्रकार से किया है। तो आगे की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।